नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे गर्मी का प्रभाव, जल का अभाव। गर्मी की शुरुआत के साथ ही एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जल संकट के मुहाने पर आके खड़े हो गए हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन को जल अभाव ग्रस्त घोषित कर दिया गया है। खरगोन की बात कर रही हूं मैं, जहां कलेक्टर ने पेयजल संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत यह आदेश जारी किया है। ये प्रतिबंधात्मक आदेश मार्च के पहले 10 दिनों के भीतर जारी किए गए हैं और 15 जुलाई 2026 तक प्रभावशील रहेंगे। आने वाले दिनों में कई जिले जल अभावग्रस्त घोषित हो सकते हैं। जल संकट का सबसे चिंतनीय पहलू भूमिगत जल का गिरता स्तर, यानी जो ग्राउंड अंडर वाटर रहता है। अभी भी 80% लोगों को पेयजल के लिए भूमिगत जल पर ही निर्भरता रखनी पड़ रही है। इसे कुओं, हैंडपंप, ट्यूबवेल द्वारा प्राप्त किया गया सोर्स आप कह सकते हैं। लेकिन पानी का ये भंडार भी अब खत्म होने लगा है। भूजल का उपयोग बैंक में जमा पूंजी की तरह किया जाना चाहिए। बैंक से जमा धन से अधिक धनराशि निकालेंगे तो क्या होगा? जो होगा वो दिख रहा है। अब इस समस्या का क्या समाधान है, आज इसी पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या हालात है ये भी जानेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश के खरगोन को जल अभावग्रस्त जिला घोषित कर दिया गया है। नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल नर्मदा नदी से पानी लेने की इजाजत है। आने वाले दिनों में कई और जिलों को जल अभावग्रस्त घोषित किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में बारिश भले ही पर्याप्त हुई है, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर रिचार्जिंग और जल संग्रहण के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के कई शहरों में भूजल का स्तर क्रिटिकल स्थिति में पहुंच गया है। इसी तरह लगातार भूजल दोहन के कारण भविष्य में सूखे का खतरा बढ़ सकता है। कई शहरों के भूजल स्तर पिछले 10 वर्षों में 10 मीटर से अधिक गिर गया है। यह गिरावट बढ़ती आबादी, अनियंत्रित भूजल दोहन, अनियंत्रित शहर विस्तार और जल संचय की कमी के कारण हुई है। इंदौर में भूजल का स्तर 2012 में 150 मीटर था, जो 2023 में 160 मीटर से अधिक हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि भूजल दोहन इसी गति से जारी रहा तो 2030 तक भूजल स्तर 200 मीटर से अधिक गहरा हो सकता है। भूजल स्तर में गिरावट के कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बढ़ती आबादी और अनियंत्रित भूजल दोहन के कारण इंदौर और आसपास के क्षेत्र में जितना पानी का दोहन किया जा रहा है, उससे कम जल संचय और पुनर्भरण किया जा रहा है, जो घातक है। इंदौर में महू सेमी क्रिटिकल कैटेगरी में है। इंदौर अर्बन क्रिटिकल, देपालपुर, इंदौर और सांवेर ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में है। यहाँ क्षमता से अधिक पानी का दोहन किया जा रहा है। शहर में कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ जल स्तर बढ़ा है, लेकिन पानी का दोहन अधिक किया गया, जबकि संचय कम हुआ है। छिंदवाड़ा जिले में भी जल संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी के कारण हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। भूमिगत जल स्रोत संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण वाटर लेवल लगातार गिरता जा रहा है। पिछले 1 साल में जिले का वाटर लेवल 10.50 मीटर कम हुआ है। मानकों के अनुसार 70% से कम भूमि जल का दोहन सुरक्षित माना जाता है। 70 से 90% के बीच भूजल का दोहन सेमी क्रिटिकल की श्रेणी में आता है। 90% से अधिक और 100% से कम भूमि जल का दोहन क्रिटिकल की श्रेणी में आता है। 100% से अधिक भूमि जल का दोहन अति दोहित कहलाता है। हाल ही में नीति आयोग ने अनुमान लगाया है कि अगले 1 दशक में देश भर के करीब 30 शहरों में जल संकट उत्पन्न हो सकता है। एमपी के चंदेरी, राजपुर, बैतूल, मुल्ताई, बैरसिया, भोपाल, फंदा, बुरहानपुर, छतरपुर, बिजावर, नौगांव, पांडुरना, खातेगांव और ग्वालियर सेमी क्रिटिकल स्थिति में है। नलखेड़ा, पानसेमल, सोनकच्छ, देवास, नालछा, धार, बदनावर, देपालपुर और सांवेर क्रिटिकल श्रेणी में है। छिंदवाड़ा, तिरला, इंदौर अति दोहित श्रेणी में है। कल्पना कीजिए जिस तरीके से पानी का लेवल घट रहा है, अगर हालात यही रहे, पानी कम हो गया, नहीं हुआ तो जीवन खत्म। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हम सभी? आपका भूजल यानी अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो भूमि के अंदर होता है, उसे रिस्टोर करने के लिए अलग अलग उपाय होने चाहिए, या उसी को ही खत्म किए जा रहे हो। और होगा क्या? पानी नहीं होगा, आप नहीं होंगे, हम नहीं होंगे। कई सारे ऐसे ग्रह हैं जहां पानी नहीं है, जिसकी वजह से वहां जीवन नहीं है।
और यहाँ जीवन है तो पानी का सदुपयोग जो होना चाहिए, उसकी कीमत समझनी चाहिए, वो समझी नहीं जा रही है। बारिश आपके यहाँ होती है, उस बारिश से पानी जो स्टोर किया जा सकता है वो आप करते नहीं है, उसके लिए उपाय नहीं करते। सिस्टम में बैठे हुए लोग भी पता नहीं कौन सी नींद सोते हैं, जब भी पानी की किल्लत की बात आती है तब जरूर उनको आइडियाज आते हैं, लेकिन बाद में जब स्टोर करने की बारी आती है कि किस तरीके से पानी स्टोर किया जा सकता है, वहां पर सब सुन। और इसलिए आम जनता परेशान होती है। हैंडपंपों से पानी लेना, 2-2 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर जाके पानी लेना, गंदा पानी। इंदौर की स्थिति तो आपको पता ही है। और उसके साथ साथ आ जाइए तो ग्रामीण अंचलों में चले जाइए तो पानी नहीं आ रहा है, मीलों दूर चल रहे हैं, किलोमीटर चल रही हैं महिलाएं, अपने सर पर अपने कमर पर घड़े रखकर पानी लेकर आ रही हैं। और आजादी कितने सालों बाद भी अगर स्थितियां ये बनी हुई हैं तो फिर आगे क्या ही कीजिएगा, आप समझदार हैं। आइए हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ में रुक कर लेती हूं। उनके यहाँ पानी को लेकर किस तरह की स्थितियां बनी हुई है जानने की कोशिश करेंगे। पानी एक ऐसी मूलभूत सुविधा है जो सरकारें, जो हमें हमारा संविधान भी देता है, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वाटर। लेकिन उसके अलावा भी आप देखिए कि स्थितियां ये हैं कि आज हमें इस मसले पर चर्चा करनी पड़ेगी। और आज के हर गर्मी में ये चर्चा हम कर रहे होते, लेकिन सुनता कौन है साहब, मसला तो यही है। आइए हमारी सहयोगी हेमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़ रायपुर से, इंदौर से योगेश बने हुए हैं, रशीद हमारे साथ जुड़े, शिवपुरी से, देवास से हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं इंदौर का रुख कर रही हूँ, क्योंकि इंदौर में हाल ही में पानी को लेकर जो स्थितियां बनी हुई थी, उसके बाद पानी की सप्लाई तो है, लेकिन अच्छा पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है ये भी जरूरी है। पानी की किल्लत की बात कही जा रही है, तो चले जाइए ग्रामीण अंचलों में, वहां की स्थितियां बताइए कि वहां पर पानी पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। पानी की किल्लत यानी जल नहीं मिल रहा है लोगों को, तो फिर लोगों का गुस्सा भी फूटेगा। जी योगेश। देखिए पारुल, पानी को लेकर जो आपने बात कही, सबसे पहले तो स्वच्छ पानी के लिए आ जाए तो जो भागीरथपुरा का जो कांड हुआ, तो उसके बाद में सरकार और प्रशासन बहुत अलर्ट मोड पर है और लगातार इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि लोगों को स्वच्छ पानी मिले। तो अब स्वच्छ पानी की कवायद जो स्वच्छ पानी मिल रहा है, और सबसे बड़ा फोकस ये कि जहां पे अगर गंदा पानी की शिकायत है तो वहां पानी का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, और वहां क्यों क्या समस्या है इसके पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाए। पहला सवाल ये हो गया आपका। अब हम आते हैं पानी के जल स्रोत को लेकर, जिस तरह की स्थितियां बन रही है गर्मी को लेकर। अभी तो गर्मी शुरू नहीं है, अभी तो गर्मी का सिर्फ स्टार्ट है, मतलब पहला फेज भी सिर्फ हुआ है। हम अगर बात करें तो जिस तरह से आपने 2012 की जो जानकारी दी, जो डिटेल दिया 2012 से लेकर 2026 के बीच में कितना पानी का जल स्रोत कितना कम हो, तो सबसे बड़ा उदाहरण हर बात हम प्रकृति को लेकर चले आते हैं कि प्रकृति, लेकिन जो प्रकृति के साथ में जो प्रकृति को सहेजने वाला काम करते हैं वो होता सरकार, प्रशासन और जिम्मेदार। अब जिम्मेदार इंदौर शहर में जिस तरह के काम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि वो बिल्कुल नाकाफी है। जल संवर्धन को लेकर और वाटर रिचार्जिंग को लेकर जिस तरह से लगातार पिछले 2 साल 3 साल से जो प्रयास कर रहे हैं, वो सिर्फ दिखावा है, केवल कागजी है और केवल वो औपचारिकता है। अगर जल संवर्धन को लेकर काम किया जाता तो शायद जो बारिश का पानी सहेजना चाहिए, जो इंदौर शहर में जिस तरह की बातें करते कि हर जगह के सिस्टम लगाया जाए, बड़ी बड़ी सोसाइटियों को आगाह किया जाए, बड़ी सोसाइटियों को अवेयर किया जाए, लेकिन मैंने किसी भी सोसाइटी में किसी बड़े ऐसे स्थानों पर वाटर रिचार्जिंग के जल संवर्धन को लेकर काम नहीं देखा। तालाबों की स्थितियां इंदौर शहर में सब जानते हैं किस तरह के तालाबों की स्थितियां, कहा नदियों की स्थिति बात करें, कहा नदी सरस्वती नदी की क्या स्थिति है, आज नाले के रूप में बह रही है। और यही स्थितियां है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर नगर निगम को लगाना पड़ रहा है, और कई याचिकाएं लग चुकी है इस मामले को लेकर। तो नगर निगम के और प्रशासन के जो प्रयास है, मैं खुले तौर पर बोल सकता हूँ कि नाकाफी, किसी भी तरह के प्रयास पिछले कुछ सालों में नहीं हुए। अगर प्रयास होते तो शायद इंदौर की स्थितियां इस तरह से नहीं बनती। अभी हम पिछले साल हम लोगों ने बात करी थी कि पानी की समस्या है, भूस्थल गिरता जा रहा है, लेकिन अब आपने जो आज जानकारी आज जो दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं कि कई जगह जल अभाव ग्रस्त घोषित कर दिया। यानी कि आप आने वाले समय की कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से आने वाला समय होगा। हम पानी को खरीद कर पीने के आदी हो जाएंगे और लोगों को जो पानी है वो जाएगा। पिछले साल बात हुई थी कि हम जो निर्माण कार्य उनको बंद कर दिया जाए, लेकिन अब निर्माण कार्यों को बंद करने के साथ, बोरिंगों को बंद करने के साथ, बोरिंग को कनेक्शन देने के साथ आप एक प्रयास वाटर बैंक है हमारा, आपका वाटर बैंक है जिसे हम इमरजेंसी के वक्त इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मसला ये है कि जिस वाटर बैंक को हमें उपयोग इमरजेंसी में करना चाहिए उसके हम आदी हो चुके हैं। ट्यूबवेल से लेकर सारी चीजें, ये सारी चीजें आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपको इस्तेमाल करने की आदत हो गई है। हमारे यहाँ बारिश अच्छी होती है,
एमपी में, छत्तीसगढ़ में, लेकिन उस पानी को, भूजल को रिचार्ज क्यों नहीं किया जा रहा है जब इतनी समस्याओं पर बात हो रही है? ये तो है नहीं कि हम और आप इसको लेकर आज ही चर्चा कर रहे हैं। इस काफी लंबे समय से परेशानियां है, कहीं पानी है, कहीं पानी नहीं है, कहीं मीटर्स पर पानी आ जाता था, अब नीचे 300-300, 400-400 मीटर्स पर भी खोद रहे, तब भी पानी नहीं आ रहा। तो इस समस्या को जब हम आप सभी समझ रहे हैं, तो सिस्टम में बैठे हुए लोगों को कौन सी बुद्धि है जो नहीं समझ में आ रहा है? खैर, लौट रही हूं आपकी तरफ मैं। उस पानी की किल्लत को लेकर अब अभावग्रस्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगे तो समझ लीजिए चिंता गंभीर है, बहुत स्थिति जो है वो बहुत गंभीर है, चिंतनीय है। आइए, संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, काफी गर्मी है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी पानी को लेकर किल्लतें बढ़ती जाएंगी। वाटर लेवल जो जमीन का है उसका इस्तेमाल इतना दोहन किया जा रहा है कि अब वो भी हाथ जोड़ रहा है कि बस कीजिए, पृथ्वी का दोहन तो आप कर ही रहे हैं, पानी का भी इस हद तक इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, गाड़ियां धुल रही हैं, पानी बहाए जा रहे हैं, पानी की पाइपलाइन कहीं फूट जाए तो उसको बंद करने में आपको 2-2 दिन लग जाते हैं। ये तो स्थिति है। आप बताइए आपके क्षेत्र में क्या है? देखिए, देवास में भी आने वाले समय में तो भयावह स्थिति होने वाली है पानी के कारण। शहर में 2-2, 3-3 दिन तक अभी से जल वार्ड में नहीं पहुंच पा रहा है। और अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो नल जल योजना भी लग गई है, परंतु वहाँ पे भी 2-2, 3-3 दिन हो जाते हैं, पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि पानी पर्याप्त मात्रा में है नहीं। देवास में राजा नल तालाब हो या क्षिप्रा नदी हो, दोनों का जल इस पर सूख चुका है और पानी की व्यवस्था बिल्कुल गंभीर होती जा रही है दिन पे दिन। और अभी तो शुरुआती गर्मी है, आने वाले समय में क्या पता क्या स्थिति होने वाली है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर से डब्बे कैन अपनी व्यवस्था के अनुसार पानी लेके अभी से आ रहे हैं। ये स्थिति अभी लोगों की है। मैं लौट रही हूँ आपकी तरफ। हमारे सहयोगी दिनेश कीते भी हमारे साथ खरगोन से जुड़े हुए हैं, शिवपुरी से रशीद भी जुड़े हुए हैं। रशीद, शिवपुरी की स्थिति बताइए, क्या पानी को लेकर लोगों को परेशान होना पड़ रहा है? घर घर जल पहुंचाने के दावे कितने सही साबित हो रहे हैं? और अगर हम बात करें 10 वर्षों में मध्य प्रदेश के कई शहर डे जीरो यानी पानी खत्म होने के कगार पे दिखाई दे रहे हैं, उसके बावजूद भी जो भूजल रिचार्ज करने के तरीके होते हैं उन पर कोई बातें नहीं हो रही। यहाँ भी टंकी फूटी है कि नहीं, टंकी बनी है कि नहीं, इस पर यहाँ बहस होती रहती है कि कौन सी क्वालिटी की टंकी बनी है, आज तक है, कल तक रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं। तो ये तो स्थिति हमारे देश में, हमारे प्रदेश में भी। रशीद, अनम्यूट कीजिएगा, म्यूट है आपका डिवाइस, जल्दी। देखिए पारुल, मैं आपको बता दूं कि शिवपुरी शहर के अंदर भी पानी की समस्या नजर आने लगी है। जैसे जैसे गर्मी और तापमान बढ़ता जा रहा है, पानी की समस्या लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मणिखेड़ा सिंध जल परियोजना जो कि चालू हुई थी, जो 65 करोड़ रुपए की चालू हुई थी, 62 करोड़ रुपए की, और उसको बढ़ा के अब 300 करोड़ रुपए तक कर दिया है। उसके यहाँ पानी के लिए रात भर लोग लाइनों में लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे कट्टियों से पानी भरते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पानी नहीं आ रहा। 4-4, 5-5 दिन हो जाते हैं, उसके बाद भी यहाँ शिवपुरी शहर में पानी नहीं पहुंच पाता है। पानी की इतनी गंभीर समस्या है कि लोग काम करने के काम करें या पानी भरें, ये स्थिति शिवपुरी की बन चुकी है और नगर पालिका इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज हमारे साथ कई पार्षद भी यहाँ मौजूद हैं, आइए सीधे उनसे ही जानते हैं कि ऐसी क्या टेक्निकल इशू पानी के लिए आ रहा है जो पानी शहर में उपलब्ध नहीं हो पा रहा। हमारे साथ आज विजय शर्मा जी या पार्षद वो हमारे साथ मौजूद है, आइए सीधे उनसे ही जान लेते हैं कि शहर के अंदर पानी क्यों नहीं आ पा रहा है। विजय जी, शहर में पानी नहीं आ पा रहा है, आप भी पार्षद है, क्यों नहीं आ पा रहा पानी? क्योंकि सबसे बड़ी मेन वजह है मॉनिटरिंग, क्योंकि कोई मॉनिटरिंग नहीं है। यहाँ सिस्टम चलता है अधिकारियों का, लूटो खाओ मजे उड़ाओ ऊपर खिलाओ, या कोई जमीन पर काम करना नहीं चाहता। अगर प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग की जाए तो इस व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, क्योंकि जो पानी आदमी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत होती है, इसके बिना किसी का कुछ नहीं होता। और प्रायोरिटी में यहाँ की नगर पालिका पहली प्रायोरिटी में पानी ही रखा जाता है, लेकिन नगर पालिका की स्थिति इतनी खराब है कि केवल लूटने पर लगी हुई है, कोई काम नहीं जमीन पर करना चाहती। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि नगर पालिका का जो सिस्टम है वो टोटल खराब है और जनता को लूटने में लगी है। हमारे साथ में एक पार्षद और हैं, वार्ड नंबर 21 के राजू गुर्जर, इनसे भी हम जानते हैं कि पानी आखिर क्या समस्या है, कि पानी क्यों शहर के अंदर नहीं आ पा रहा है, क्यों? शिवपुरी की सबसे बड़ी विडंबना ये है, यहाँ का दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोगों के भाग में पानी के टैंकर और टट्टी ये इनके सौभाग्य का सूचक हो गया है, जबकि बड़े बड़े लोग यहाँ की नुमाइंदगी करते आए हैं और करते रहे हैं। लेकिन ये शिवपुरी का दुर्भाग्य है, निरंतर सतत मॉनिटरिंग ना होना और आपदा में अवसर ढूंढना, ये यहाँ की परिणति बन चुका है। हम जैसे पार्षद आज संघर्ष कर करके जैसे भी करके अपने वार्ड के लोगों को पानी मुहैया कराते थे, लेकिन नगर पालिका के पास जब व्यवस्थाएं नहीं है, 16 टैंकर श्रीमंत राजे के
6 टैंकर केपी यादव पूर्व सांसद जी के द्वारा हुए 20 टैंकर जो दिए हैं, जिसमें से अभी तक सिर्फ 5 टैंकर चल रहे हैं, 2 लेजम वाले और 3 सप्लाई वाले। अब आप कल्पना कीजिए इतने बड़े शहर को, जहाँ शादी भी है, ब्याह भी है, तेरही भी है, उठावनियां भी हैं, यहाँ के मुख्य दम तक तो पानी मौसर नहीं है, तो आम जनता को तो आप कहेंगे ही क्या। तो इन 5 टैंकरों से 2.5 लाख की पॉपुलेशन को पानी पिलाना बड़ा पेचीदा काम है। और यहाँ के लोग जो है, स्वाभाविक है यहाँ का प्रशासन आपदा में अक्सर ढूंढता है। पहले भी हवाई पट्टी के पास जो है हाईटेंट बना करते थे गर्मियों में, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल में हमने ये देखा कि एक भी बार, क्योंकि उनका फार्म हाउस है, इसलिए वहाँ के बोरों पर कुछ फर्क पड़ता है, इसलिए वहाँ के हाईटेंट चालू नहीं किए जाते। और लोग मरीखेड़ा के भरोसे अगर सोचें तो मरीखेड़ा एक छलावा है। मरीखेड़ा से कभी भी लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाएगा। यहाँ की बधुएं, यहाँ के बच्चे, यहाँ की बहनें हमारी रात रात जागरण करके जो है टट्टियों तो आखिर ऐसा क्या इश्यू आता है कि जो मणिखेड़ा से पानी शहर में नहीं आ पा रहा है? इसका इशू यही है कि लगातार जो है गैर जिम्मेदाराना तरीका से व्यवहार करना अधिकारियों का, एक ही फर्म को बार बार काम देना, काम में कोई पारदर्शिता का ना होना, क्योंकि पार्षदों तक को जो है ये जानकारी देने में ये कहते हैं कि पार्षदों को जानकारी देना, जाहिर है आम जनता की, जनता प्रमुखों की सुनवाई कहाँ से होगी, तो पार्षद ये बताया है। रशीद लौट रही आपके पास, उनकी परेशानी जायज है कि जो अफसरों के मनमानी है या उनका हीला हवाली करना, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से उनके क्षेत्र तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। आइए, ये तो हो गई मध्य प्रदेश की स्थिति। हमारे तीनों सहयोगी मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से जुड़े हुए थे। अब मैं रुक कर रही हूँ छत्तीसगढ़ का। यहाँ पर देख लेते हैं पानी को लेकर किस तरह की समस्याएं हैं, पानी उपलब्ध है या नहीं है, नल जल योजना का कितना प्रभाव दिख रहा है, कितना लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है। और ऐसी स्थिति में जहां कई जगहों पर जो है अभावग्रस्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। वहां छत्तीसगढ़ में क्या हाल है? मेरे सहयोगी हेमा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हेमा, बताइए जरा आपके क्षेत्र में पानी की उपलब्धता कैसी है, उसके बाद में दिनेश आपकी तरफ आऊंगी। जी हेमा, बताइए। जी बिल्कुल, राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है, पानी की दिक्कतें भी शुरू हो रही है। बता दूं कि शहर के कुछ वार्डों में अभी पानी की सप्लाई जो है वो ठीक से नहीं हो रही है, जिस वजह से लोगों को पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं राजधानी रायपुर की बात करूँ तो फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य बनी हुई है। अधिकतर रायपुर में जो पानी की समस्या है वो अप्रैल के महीने से शुरू होती है। मार्च के महीने में जो है पानी की जो खास समस्या जो है वो अभी नहीं देखी गई है, लेकिन कुछ वार्डों में फिलहाल पानी की आपूर्ति में थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन फिलहाल अभी राजधानी रायपुर में कहीं पर भी ऐसा पानी को लेकर जो खबर जो है वो सामने नहीं आई है। फिलहाल अगर मैं बता दूं कि भाटा गांव में जो पानी की जो टंकियां है उसमें से रोजाना जो है MLD पानी का जो है वो नुकसान भी हो रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राजधानी रायपुर में फिलहाल पानी को लेकर कोई समस्या सामने नहीं आई है। जी आइए, मैं दिनेश की तरफ रुख कर लेती हूँ। खरगोन को लेकर अभावग्रस्त घोषित कर देना ये बड़े संकट का संकेत है दिनेश, और ये इस बात का भी संकेत है कि जहां हम बड़े बड़े जगहों पर, प्लेटफॉर्म पर पानी को बचाने, पानी को सहेजने की बातें करते हैं, खरगोन में वो सब ठप है। जी पारुल, 9 मार्च 2026 को जिले में निरंतर गिरते भूजल स्तर एवं आगामी ग्रीष्मकाल में संभावित पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर भव्या मित्तल ने जल संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें जिले को जल अभाव क्षेत्र घोषित किया है। साथ ही पेयजल संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत नर्मदा नदी को छोड़कर संपूर्ण जिले को जल अभाव क्षेत्र घोषित किया है। जिले में आमजन को पेयजल, घरेलू उपयोग एवं निस्तार हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता को देखते हुए नदियों, तालाबों, कुओं एवं नलकूप सहित समस्त जल स्रोतों से संचित जल को सुरक्षित रखने के निर्देश भी जारी किए हैं। आदेश में स्पष्टतः लिखा है कि 15 जुलाई 2026 तक जिले के किसी भी क्षेत्र में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नलकूप खनन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही शासकीय विभागों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नलकूप खनन की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इस वर्ष जो राष्ट्रीय स्तर पर जल सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसमें खरगोन जिले को पश्चिम क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
जल संरक्षण की अगर बात की जाए तो पिछले वर्ष से ही प्रयास शुरू कर दिए थे। 156 जल सरोवर बनाए गए थे, अमृत सरोवर, साथ ही 45 से अधिक पुरानी बावड़ियों का पुनर्जीर्णोद्धार करने के कार्य किए गए थे। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश सभी विभागों को जारी किए हैं कि जितने भी जल स्रोत हैं, चाहे वो स्टाफ डैम हो, तालाब हो, नदी हो, नाले हो, वहां पर जल संरक्षण के कार्य करना है और आगामी ग्रीष्म काल में जल संकट की भयावह स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिए हैं। पारुल, जब दम निकल रहा हो तब प्रयास कीजिएगा, तो फिर आधी तो आपकी सांसें बाहर ही अटक गई हैं और आधी अंदर रह गई हैं। ये स्थिति में काम हो रहा है खरगोन में। ठीक है, बहुत एक एक लाइन में अपनी बात रखते जाइएगा। जो प्रयास हो रहे हैं वो नाकाफी हैं या इससे ज्यादा और चीजें होने की जरूरत है? क्योंकि जब हम नर्मदा नदी की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही ऐसा स्रोत लगता है जो हमें पूरे मध्य प्रदेश में पानी पहुंचा रहा है, लेकिन बाकी जो स्रोत हैं उन पर अगर काम किया जाए शायद तो हमें इन मामलों में इतनी निर्भरता जो है भूजल पर नहीं रखनी पड़ेगी। एक एक लाइन में अपनी बात रखिए। पहले योगेश, बहुत कम शब्दों में। हाँ योगेश कहिए, जो प्रयास किए जा रहे काफी हैं या इससे ज्यादा स्थिति और ठीक होनी चाहिए? देखिए पारुल, पहला शब्द है नाकाफी। नाकाफी इसलिए कि हम स्रोतों का दोहन कर रहे हैं। पहले हमने भूजल स्रोत का दोहन कर लिया, अब आ रही है नदियों की। नदियों का दोहन कर लेंगे, तीसरा ऑप्शन कहाँ से लाएगी सरकार? ये सोचने वाली बात है कि हम भूजल के स्तर नहीं बढ़ा रहे, हम जहां हमें ऑप्शन मिलते हैं हम वहां स्विच कर रहे हैं। तो भूजल का स्तर कम होगा, हमने नदियों पे स्विच कर लिया। अब नदियों का स्तर कम होगा, एक नदी नर्मदा नदी का ही पानी इंदौर शहर को पूरे शहर को पिलाते हैं, लेकिन उससे बस उसी पर ही डिपेंडेंसी है हमारी, वही दिक्कत है। ठीक है, बहुत कम शब्दों में संजय। हम बता रहे राजानल तालाब है और टिपरा है, उसके बाद में भी नगर निगम की कहीं न कहीं लापरवाही दिखती है कि जो जनता को पर्याप्त पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। नर्मदा का भी जल देवास में आता है, परंतु उसके बाद भी इनकी व्यवस्थाएं नाकाफी है। इसके अंदर कोई व्यवस्था देखा जाए तो कैसे काम कर रहे हैं? योजनाओं पर जो काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। जी रशीद। 62 करोड़ की योजना और लगभग 300 करोड़ पे पहुंचने के बाद भी शहर के अंदर पानी की समस्या यथास्थिति बनी हुई है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो क्या करना चाहते हैं शहर के लिए। जाहिर है क्या करना चाहते हैं। हेमा, योजनाओं की बात अगर की जाए तो आपके क्षेत्र में क्या योजनाओं को लेकर कहा जा रहा है? काम कितना धरातल पर हो रहा है या सिर्फ दिखावटी? बहुत कम शब्दों में हेमा। बिल्कुल, राजधानी रायपुर में जो नगर निगम है वो जो जल को लेकर योजना है उस पर लगातार काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जिन वार्डों में पानी की कमी पर जो पानी की आपूर्ति है वो जल्द से जल्द कराई जाए और लोगों को टैंकर की जो सुविधा है वो भी उपलब्ध कराई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सवाल सिर्फ पानी का नहीं है, सवाल हमारी पीढ़ियों का है, हमारे भविष्य का है। हम उन्हें क्या देकर जा रहे हैं? जमीन में पानी नहीं रहेगा, नलकूप खनन हो रहे हैं, बोरिंग के पाइप डाले जा रहे हैं, ट्यूबवेल चलाए जा रहे हैं और पानी जो बचाना चाहिए हमें उस पर हम काम नहीं करते। कितने ऐसे शहर हैं जहां बारिशों का पानी रिस्टोर किया जाता है या फिर उन्हें सहेज कर रखना जरूरी समझा जाता है? उसके कितने उपाय किए जा रहे हैं? धरातल पर आएंगे तो 10% यहां जवाब मिलेगा, बाकी 90% नो। और यही वजह है कि हमारा भूजल स्तर का जो पानी है, भूजल हमारा जो है उसका स्तर और नीचे जाता जा रहा है और यही स्थिति रही, जमीन में पानी नहीं बचेगा, आप सब हम प्यासे रह जाएंगे और ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इसे समझिए, पानी को व्यर्थ ना बहाएं और सरकारों को भी, सिस्टम में बैठे हुए लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि कैसे हम उपाय कर सके, क्या हम व्यवस्था कर सके कि हम बारिश का पानी स्टोर करें ताकि सीधा जमीन में वो स्टोर हो और हमें आगे के लिए परेशानियों का सामना ना करना पड़े। दीजिए इजाजत, नमस्ते।